गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स क्लास। यह वीडियो 11वीं हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए है। जैसा कि आपको कल पता था, हम लोगों ने मापन चालू किया है, मात्रक एवं मापन, जिसमें हमने आप लोगों को मात्रक के बारे में बताया था। किसी भी भौतिक राशि को परिभाषित करने के लिए या दिखाने के लिए या रिप्रेजेंट करने के लिए कि वो भौतिक राशि क्या है, डिफाइन भी कह सकते हैं या रिप्रेजेंट भी कह सकते हैं। किसी भौतिक राशि को परिभाषित करने के लिए अंतरराष्ट्रीय रूप से अपनाए गए मानक को हम उसका मात्रक कहते हैं। दो तरह के मात्रक होते हैं, एक मूल मात्रक और एक आपका होता है व्युत्पन्न मात्रक। हमने आपको ये सब बहुत डिटेल में बताया था। और उसके बाद हमने आपको मात्रक पद्धतियां समझाई थी, है ना। 3 पद्धतियों के बारे में बात की थी, CGS, FPS और NPS। आज हम आगे चल रहे हैं और वो है अंतरराष्ट्रीय मानक पद्धति। अंतरराष्ट्रीय मानक पद्धति, इसको हम बोलते हैं सिस्टम इंटरनेशनल, SI सिस्टम इंटरनेशनल SI पद्धति, अंतरराष्ट्रीय मानक पद्धति, SI पद्धति। देखिए, SI पद्धति कोई विशेष पद्धति नहीं है। आपने जो MKS पद्धति पढ़ी थी ना, उसका ही ये प्रवर्धित रूप है। SI पद्धति MKS पद्धति का ही प्रवर्धित रूप है। बस ये है कि MKS पद्धति में 3 मात्रक लिए गए थे और SI पद्धति के अंदर 7 मूल मात्रक और 2 पूरक मात्रक लिए जाते हैं। SI पद्धति जो है वो MKS पद्धति का ही प्रवर्धित यानी कि बढ़ा हुआ रूप है, जिसके अंदर हमने 7 मूल मात्रक और 2 पूरक मात्रक लिए। देखिए, SI पद्धति की आवश्यकता क्यों पड़ी, मैं आपको बताता हूं। 1971 में जिनेवा में एक सेमिनार हुआ था वैज्ञानिकों का। सेमिनार भी किस बात के लिए हुआ था, मैं बताता हूं आपको। ऐसा था कि हर देश अपने हिसाब से कैलकुलेशन करता था। हर देश में अलग अलग मात्रक पद्धतियां चलती थी। केमिस्ट्री में CGS चलती थी और इंडिया में हमारे यहाँ CGS चलती थी। ब्रिटिश सिस्टम पाउंड वाला था, FPS, और किसी और देश में MKS चलती थी। तो जब ये साइंटिस्ट लोगों के सेमिनार हुआ करते थे, आपस में गेट टुगेदरिंग हुआ करती थी, तो ये अपनी अपनी गणनाओं को अपनी अपनी मात्रक पद्धति के हिसाब से करके ले जाते थे। तो सारे देश के वैज्ञानिकों ने सोचा कि ऐसे तो बहुत समय व्यर्थ होता है, क्यों ना एक ऐसा सिस्टम बना दें जो पूरे अंतरराष्ट्रीय यानी पूरे वर्ल्ड वाइड एप्लीकेबल हो। मतलब कोई भी देश अपनी मनमानी ना कर सके, सब एक साथ चले। इस पर सभी देशों ने सहमति जताई, बहुत अच्छा है। तब इस SI पद्धति का जन्म हुआ और SI पद्धति का जन्म 1971 में जिनेवा में अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिक सम्मेलन के बाद हुआ था। और इस SI पद्धति के अंदर 7 मूल मात्रक और 2 पूरक मात्रक लिए गए हैं। और ये पद्धति MKS पद्धति का ही प्रवर्धित यानी कि बढ़ा हुआ रूप है। MKS पद्धति की ही एम्प्लीफाइड फॉर्म है। तो आइए देखते हैं 7 मूल मात्रक कौन कौन से हैं। सबसे पहले क्रम संख्या, फिर है आपकी भौतिक राशि, फिर उसका मात्रक, और अंत में है प्रतीक, रिप्रेजेंटेशन। ठीक है। सबसे पहली भौतिक राशि ली गई है वो है द्रव्यमान, जिसका मात्रक किलोग्राम होता है। लेकिन किसी भी पैकेट के ऊपर पूरा किलोग्राम नहीं लिखा होता है। आप देखना उसके पीछे ऐसे kg लिखा होता है, जिसमें k छोटा होता है। मात्रक पद्धति के हिसाब से k छोटा होना चाहिए, ठीक है।
दूसरी है सर आपकी लंबाई, जिसका मात्रक मीटर होता है, जिसे स्मॉल m द्वारा व्यक्त किया जाता है। तीसरी आपकी मात्रक पद्धति है समय, जिसका मात्रक सेकंड होता है और इसे स्मॉल खाली s से, कई बच्चों को देखा है मैंने समय के पीछे SEC लिख देते हैं, वो गलत है बेटा, समय के पीछे खाली s ही लिखना चाहिए। ठीक। चौथे नंबर पे आती है आपकी विद्युत धारा, जिसका मात्रक एम्पियर होता है और उसे हम कैपिटल A से लिखते हैं। पांचवें नंबर पे आता है आपका ताप, जिसका मात्रक केल्विन होता है, वैज्ञानिक का नाम है केल्विन और इसे हम कैपिटल K से। छठे नंबर पे आता है पदार्थ की मात्रा, जिसका मात्रक मोल होता है और इसको हम MOL से लिखते हैं। और सातवें नंबर पे आपका आता है ज्योति तीव्रता, या इसको हम लोग प्रदीपन तीव्रता भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको अपन? प्रदीपन तीव्रता। इसका मात्रक कैंडेला होता है, CD से लेते हैं। तो अब जो चलती है अंतरराष्ट्रीय मानक पद्धति ही चलती है, और मैंने बता दिया ना अंतरराष्ट्रीय मानक पद्धति में 7 तो मूल मात्रक लेते हैं, यानी 7 तो मूल मात्रकों का समावेश है। इसके अलावा 2 पूरक मात्रक भी हैं। ये तो आपने मेरे हिसाब से कल भी पढ़ लिए थे, एक बार और इनको देख लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए सर, आशा करते हैं आपने देख लिए होंगे। अब इसके बाद में आते हैं पूरक मात्रक। मैंने आपको बताया था वैसे तो मात्रक 2 तरह के होते हैं, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। फिर ये पूरक मात्रक की मात्रक, पूरक मात्रकों को SI पद्धति में शामिल किया गया था, है ना। तो पूरक मात्रक बता दूं मैं आपको। पूरक मात्रक, पूरक मात्रक, पूरक तो आपने शब्द पहले भी सुना हुआ है। पूरक परीक्षाएं होती है कि नहीं होती? सप्लीमेंट्री इंग्लिश में इसको बोलते हैं। सप्लीमेंट्री एग्जाम कब होते हैं? जब आप मेन एग्जाम में किसी पेपर में फेल हो जाते हैं, जब आप मेन एग्जाम में किसी पेपर में फेल हो जाते हैं, तब गवर्नमेंट की तरफ से आपको एक अपॉर्चुनिटी, एक योग्यता या कह सकते हो कि एक चांस दिया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से, जिसमें आपको ये कहा जाता है कि हाँ एक चांस और है, आप इसे पास कर लो। सप्लीमेंट्री दे दी जाती है, सब में दी जाती थी, एक आध विषय में ही दी जाती है। तो सप्लीमेंट्री कब आई? जब आप मेन एग्जाम में फेल हो गए। तो आपको मैंने कल बताई थी व्युत्पन्न मात्रक या व्युत्पन्न भौतिक राशियां। तो मैंने आपको कहा था ना कि ऐसी भौतिक राशियां जो मूल भौतिक राशियों की सहायता से उत्पन्न होती हैं, वो कहलाती है आपकी व्युत्पन्न भौतिक राशियां। तो कई बार ऐसा भी होता है कि जो मूल भौतिक राशियां हैं वो व्युत्पन्न भौतिक राशियों को उत्पन्न करने में असफल हो जाती हैं। मतलब कल आपको बताया गया था ना कि हर व्युत्पन्न भौतिक राशि इन 7 से उत्पन्न हो जाएगी, ठीक है। लेकिन ये भी पाया गया है कभी कभार ये 7 भी फेल हो जाते हैं किसी व्युत्पन्न भौतिक राशि को उत्पन्न करने में। और जब ऐसा हो जाता है तब क्या करें? जब ऐसा हमारे साथ हो जाता है कि व्युत्पन्न भौतिक राशि को उत्पन्न करने में फेल हो जाते हैं, तो उस जगह काम आती हैं आपकी पूरक भौतिक राशियां। तो पूरक भौतिक राशि क्या होता है? यदि किसी
व्युत्पन्न भौतिक राशि को उत्पन्न करने में मूल भौतिक राशियां असमर्थ होती हैं तो पूरक भौतिक राशियों का उपयोग किया जाता है, और पूरक भौतिक राशियों के मात्रक को ही हम लोग क्या कहते हैं, पूरक मात्रक कहते हैं। जब मूल भौतिक राशियां जो हैं वो फेल हो जाती हैं किसी व्युत्पन्न भौतिक राशि को उत्पन्न करने में, यदि मूल भौतिक राशियां आपकी फेल हो जाती हैं तब आपकी जो उपयोग में लाई जाती हैं वो है पूरक भौतिक राशियां, और पूरक भौतिक राशियों के मात्रक को ही हम क्या कहते हैं, पूरक मात्रक कहते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं पूरक मात्रक के बारे में। सबसे पहले दो ही पूरक भौतिक राशियां हैं, एक तो है कोण और एक है आपका ठोस कोण। आज तो हम एक की ही बात कर पाएंगे आपसे, ठीक है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं एंगल और इसको बोलते हैं सॉलिड एंगल। मैंने कहा ना आज हम आपसे सिर्फ एक की ही बात कर पाएंगे कोण की, ठोस कोण की बात हम आपसे कल करेंगे। तो आइए पहले कोण के बारे में समझते हैं। आइए याद रखिए सप्लीमेंट्री क्वांटिटी केवल दो ही हैं, ठीक है। तो कोण क्या होता है, कोण एंगल, जैसे ये कोई वृत्ताकार पथ है, कैसा पथ है ये, वृत्ताकार पथ, ये इसका केंद्र है और ये इसकी त्रिज्या है r। प्रारंभ में कोई कण बिंदु A पर है, किस पर है, बिंदु A पर, और t समय पश्चात कण बिंदु B पर पहुंच जाता है, ठीक है। प्रारंभ में कण बिंदु A पर है और t समय पश्चात कण बिंदु B पर पहुंच जाता है, A से B पर। तो इसके द्वारा बनाया गया कोण थीटा है और ये इसका चाप है S। तो आपने पढ़ा होगा छोटी क्लासेस में, कोण बराबर होता है, कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या। कोण का ये सूत्र है चाप बटे त्रिज्या। इसे थीटा से व्यक्त करते हैं, थीटा बराबर चाप हो गया आपका S और त्रिज्या हो गई आपकी R, ठीक है। वैसे तो कई सारे कोण होते हैं, त्रिकोणमितीय कोण अनुपात भी होता है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, वो अलग बात है। अभी तो कोण बराबर हो गया थीटा बराबर S अपॉन R, ठीक है बच्चों। हाँ जी, इसका जो मात्रक है वो है रेडियन। इसका मात्रक रेडियन है, जिसको हम लोग RAD से लिखते हैं। और आपने पढ़ा है कि कोण का जो अधिकतम मान है, मैक्सिमम वैल्यू, अधिकतम मान, अधिकतम मान जो है वो किसी भी कोण का होता है 360 डिग्री, या इसको हम 2 पाई भी लिखते हैं। आपने पढ़ा होगा पाई बराबर 180 डिग्री होता है। एक बार और समझाना चाहूंगा, जैसे ये कोई वृत्ताकार पथ है, कैसा पथ है, वृत्ताकार, ये उसका केंद्र है O, ये उसकी त्रिज्या है R। प्रारंभ में कोई कण बिंदु A पर है और t समय पश्चात वो B पर पहुंच जाता है। वृत्त पर अंतरित चाप हो गया S और त्रिज्या हो गई R। तो कोण बराबर क्या होता है, कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या। तो कोण हो जाएगा थीटा, थीटा बराबर हो जाएगा चाप होगा तुम्हारा S और त्रिज्या होगी तुम्हारी R। थीटा बराबर हो जाएगा S अपॉन R, ठीक है। अब इसका मात्रक क्या होगा, इसका मात्रक होगा रेडियन रखा गया है, RAD से लिखते हैं, और अधिकतम मान इसका 360 डिग्री है। तो पूरा भौतिक राशि तो हो गई तुम्हारी कोण और पूरक मात्रक हो गया तुम्हारा रेडियन। आप जरा दिमाग में जोड़ डालिए, मैंने आपसे पूरक मात्रक की बात की थी ना,
लेकिन पूरक मात्रक को पूरक भौतिक राशियों के बिना नहीं समझाया जा सकता, तो मैंने पहले आपको पूरक भौतिक राशि समझाई। अब मैं आपको समझाऊंगा पूरक मात्रक की परिभाषा। एक रेडियन क्या होता है, ढंग से देखिएगा इस चीज को। थीटा बराबर है S अपॉन R, ठीक है। फिजिक्स में परिभाषाएं कैसे दी जाती हैं? थीटा बराबर आना चाहिए 1, थीटा बराबर क्या आना चाहिए? थीटा बराबर आना चाहिए 1। अब 1 कब आएगा? या तो ये R S के बराबर हो, या ये S किसके बराबर हो? R के बराबर, जब ही तो 1 आएगा। यदि S बराबर R हो तो थीटा बराबर क्या आएगा? R अपॉन R बराबर क्या आएगा? 1। सही है, 1 रेडियन। बात समझ में आई कि नहीं आई? भाई आपने अभी पढ़ा कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या, तो कोण को थीटा से लिखा, थीटा बराबर क्या आया? S अपॉन R, ठीक है। अब मैं कह रहा हूं थीटा का मान 1 कैसे होगा? थीटा का मान दो ही कंडीशन में 1 हो सकता है, या तो ये R का मान S के बराबर हो, या ये S का मान R के बराबर। हमने S को R के बराबर ले लिया, ठीक है, क्योंकि S एक ऐसी वैल्यू है जो बदल सकती है, और R जो है वो वृत्त के लिए फिक्स रहती है, वो बदलती नहीं है। तो सुनिए अब परिभाषा। 1 रेडियन वह कोण है, 1 रेडियन, 1 रेडियन लिख रहा हूं मैं, 1 रेडियन वह कोण है, वह कोण है जो वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या के बराबर, जो वृत्त की त्रिज्या के बराबर, त्रिज्या के बराबर है, त्रिज्या के बराबर का चाप, वृत्त की त्रिज्या के बराबर का चाप केंद्र द्वारा अंतरित करता है। या केंद्र पर भी अंतरित कर सकते हैं। यानी 1 रेडियन आपका वो कोण है जो वृत्त की त्रिज्या के बराबर का चाप केंद्र द्वारा अंतरित करता है, या केंद्र पर अंतरित करता है, ये भी ओके माना जाएगा। कुल मिला के बात ये कि अगर R की वैल्यू थीटा मतलब S की वैल्यू अगर R के बराबर हो जाएगी तो कोण आपका 1 रेडियन हो जाएगा। आया? लेकिन मैं एक बात बताना चाहूंगा, अभी तो खैर इसके बारे में आपने थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है। देखिए, दो तरह की वस्तुएं होती हैं, एक होती है 2D और एक होती है 3D। एक तो द्विविमीय दो डायमेंशन होती है, और एक होती है त्रिविमीय। तो मैं थोड़ा सा उसके बारे में समझाना चाहूंगा, है ना। देखिए, बोर्ड पर एक्चुअल में समझाना बड़ा मुश्किल होता है, पर फिर भी कोशिश करूंगा। जैसे आपने वृत्त देखा है, क्या देखा है? वो घर पे जो तश्तरी होती है खाना खाने की, वो वृत्त की आकार की होती है ना, गोलाकार की, गोल नहीं, सॉरी वृत्ताकार आकार, गोल तश्तरी। गोल तो नहीं होगा। आपने गेंद देखी है? अब ये वृत्त है और ये गेंद है, ये वृत्त है और ये क्या है? आपकी गेंद। अब बोर्ड पे देखने में तो आप कहेंगे सर दोनों एक सी लग रही है, लेकिन दोनों में बहुत फर्क है, बहुत फर्क है। वृत्त का एरिया क्या होता है, क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। और गोले का क्षेत्रफल क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। मुख्य फर्क ये है कि इसका आयतन नहीं होता, इसका आयतन नहीं है और इसका आयतन है। जिन वस्तुओं का आयतन नहीं होता वो द्विविमीय वस्तु कहलाती है। जिन वस्तुओं का आयतन नहीं होता वो द्विविमीय वस्तु कहलाती है, तथा
जिन वस्तुओं का आयतन होता है वो त्रिविमीय वस्तु कहलाती है। जैसे त्रिभुज, त्रिभुज आपकी एक द्विविमीय वस्तु है। आयत, वर्ग, वृत्त द्विविमीय। आपने कभी भी इनमें आयतन नहीं पढ़ा, लेकिन गोला, बेलन, शंकु, घनाभ, घन, इन सब के आयतन होते हैं। तो इन सब में क्या होता है, इन सब में वॉल्यूम यानी कि आयतन होता है। तो अगर आप द्विविमीय वस्तु की बात करें तो कोण की बात करना, क्योंकि द्विविमीय वस्तु में कोण होता है। लेकिन अगर त्रिविमीय वस्तु की बात करें तो कोण नहीं, ठोस कोण होता है। अगर हम 2D में बात करें, द्विविमीय वस्तु के बारे में बात करें, तो हमें कोण निकालने में कोई आपत्ति नहीं। लेकिन यही अगर हमारी त्रिविमीय वस्तु होंगी तो कोण नहीं, ठोस कोण निकाला जाएगा। तो सबसे पहला और बेसिक फर्क यह है कि सब द्विविमीय वस्तु होगी तो कोण निकालेंगे, लेकिन अगर त्रिविमीय वस्तु होगी तो ठोस कोण निकालेंगे। ओके, ये है इसका सिस्टम, ये इसका सिस्टम है, ठीक है ना। तो हालांकि मैंने ठोस कोण के बारे में आपको कहा था मैं इसे कल समझाऊंगा, और उसी बात में मैं अभी भी टिका हुआ हूं, मैं इसे कल ही समझाऊंगा। आज मैंने सिर्फ आपको क्या क्या समझाया, अंतरराष्ट्रीय मानक पद्धति बताई जिसमें 7 मूल मात्रक बताए और 2 पूरक मात्रक बताए, जिनमें से एक का तो मैंने पूरी तरीके से स्पष्टीकरण आपके सामने रख दिया। और ठोस कोण की भी एक रूपरेखा बता दी कि ये उन वस्तुओं पे बनेगा जिनके आयतन होंगे, जिनके आयतन नहीं होंगे उन पर तो कोण ही बनेगा, जिनके आयतन होंगे उन पर ठोस कोण बनेगा। ठीक है, तो इसको हम डिस्कस करेंगे कल। ठीक है, तो आज के लिए बहुत है। दैट्स ऑल फॉर टुडे।